Hello, good afternoon to all of you. Today we start our next topic, फाउंडेशन। हम बात करेंगे फाउंडेशन की डिज़ाइन केस में। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो भी एक बिल्डिंग होती है उस एक बिल्डिंग के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो हमें दिखाई देता है और सेकंड जो हमें दिखाई नहीं देता। जो पार्ट हमें दिखाई देता है उसको बोलते हैं हम सुपर स्ट्रक्चर, और जो पार्ट बिलो द ग्राउंड सरफेस रहता है जो दिखाई नहीं देता उसको बोलते हैं सबस्ट्रक्चर। सबस्ट्रक्चर को ही हम फाउंडेशन बोलते हैं। फाउंडेशन द पार्ट और पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर बिलो द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड सबस्ट्रक्चर और फाउंडेशन। मीन्स एक पार्ट या एक पोर्शन किसी भी स्ट्रक्चर का जो कि हमारा ग्राउंड लेवल के नीचे होता है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रक्चर और फाउंडेशन। द पोर्शन अबाउ द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। जो पोर्शन ऊपर रहता है जिसको हम इजीली देख सकते हैं बिना एक्सक्वेशन के, बिना किसी भी प्रॉब्लम को फेस किए, जो हमें इजीली सीन होता है उसको बोलते हैं हम सुपर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पे कुछ ये दिखाया गया, एक लाइन दैट इज़ ग्राउंड लेवल। दिस पार्ट लोअर पार्ट इज सब स्ट्रक्चर, दिस वन इज सुपर स्ट्रक्चर। मीन्स किसी भी एक स्ट्रक्चर के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन सब स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज सुपर स्ट्रक्चर। जो दिखाई देता है इजीली वो सुपर स्ट्रक्चर होता है, और जो दिखाई नहीं देता है वो होता है सब स्ट्रक्चर। इसी को ही फाउंडेशन कहते हैं। और इसमें सबसे लोअर पार्ट, फाउंडेशन का भी सबसे लोअर पार्ट, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ फाउंडेशन जो हमारा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है अर्थ के में, हम उसको बोलते हैं फुटिंग। फुटिंग क्या होता है? ये वो पार्ट होता है जो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है जो अर्थ के कॉन्टैक्ट में है, दैट इज़ फुटिंग। अब बात आती है कि फाउंडेशन की। तो जो हमारी फाउंडेशन है वो कई टाइप्स की होती हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम फाउंडेशन की, तो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले बात आती है आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड नाम से इंडिकेट हो रहा है मुझे, आइसोलेटेड मीन्स एक सिंगल कॉलम के लिए एक सिंगल पार्ट, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। एक सिंगल कॉलम के लिए जो फुटिंग करते हैं, एक सिंगल स्ट्रक्चर के लिए जो हमने फुटिंग की उसको बोलते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। इसको शेप के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन स्क्वायर फुटिंग, सेकंड रेक्टेंगुलर, थर्ड सर्कुलर फुटिंग। मीन्स जब हम इसके अंदर वर्किंग करेंगे, यदि ये पार्ट हमारा पूरे का पूरा स्क्वायर की फॉर्म में है तो इसको बोलेंगे प्लान। जब स्क्वायर की फॉर्म में आए तो उसको स्क्वायर फुटिंग, रेक्टेंगुलर की फॉर्म में आए तो रेक्टेंगुलर फुटिंग, और यदि ये स्क्वायर है और जो प्लान है वो हमारा सर्कुलर है तो उसको कहेंगे सर्कुलर फुटिंग। इमेजेस हम नेक्स्ट स्लाइड्स में ही अभी देखेंगे। सेकंड है कंबाइन फुटिंग। कंबाइन फुटिंग की बात आती है कि कंबाइन फुटिंग क्या होती है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है हमारी कि उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स एक्सेस में हो जाते हैं, जिससे जो उनका एरिया है स्प्रेड का वो एक दूसरे से ओवरलैप करता है। इस ओवरलैपिंग के रीजन से हम क्या करते हैं कि एक उन कॉलम्स की जो फुटिंग होती है उसको हम एक साथ कर देते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स की। यदि 2 या 2 से अधिक कॉलम्स की फुटिंग हम एक साथ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कंबाइन फुटिंग। और कंबाइन फुटिंग को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रेक्टेंगुलर, ओवल एंड ट्रेपेजोडियल। नेक्स्ट आती है हमारे पास वाल फुटिंग। किसी भी पर्टिकुलर वाल के साथ जो फुटिंग है तो उसको वाल फुटिंग बोलते हैं, उसी को स्ट्रिप फुटिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रैप फुटिंग, राफ्ट और मैट फुटिंग, पाइल फुटिंग एंड वेल फुटिंग। इनकी इमेजेस देख लेते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड्स में। हमारे पास दिख रही है सबसे पहले स्क्वायर फुटिंग। फर्स्ट वन स्क्वायर फुटिंग जो हमने पढ़ा था, ये मेरे पास प्लान है, ये एक स्क्वायर पार्ट बना हुआ है, इसके अंदर ये हमारा कॉलम है, ये इसका सेक्शन एक्स एक्स दिखाया हुआ है हमने। सेम यहाँ पे रेक्टेंगुलर फुटिंग है और यहाँ पे स्क्वायर फुटिंग फॉर सर्कुलर कॉलम। ये देखिए जो हमने कहा था कि इसके अंदर सर्कल की फॉर्म में कॉलम आएगा, ये रेक्टेंगल की फॉर्म में कॉलम है और ये स्क्वायर की फॉर्म में कॉलम है। तो मीन्स मेरे पास तीनों टाइप्स हैं। सबसे पहले जब हमने आइसोलेटेड फुटिंग की बात की थी तो आइसोलेटेड फुटिंग के 3 पार्ट्स थे, स्क्वायर फुटिंग, रेक्टेंगुलर फुटिंग एंड स्क्वायर फुटिंग फॉर ए सर्कुलर। तो सबसे पहले हमारा प्लान स्क्वायर है और इस प्लान के अंदर जो कॉलम है वो भी स्क्वायर है।
सेकंड रेक्टेंगुलर, प्लान भी रेक्टेंगुलर ही है और उसके अंदर जो हमें ये डॉट के साथ में जो दिखाई दे रहा है ये भी रेक्टेंगुलर सेक्शन है हमारा, और यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन है। इसके अलावा यहाँ पे हमें इन्हीं केस में, स्क्वायर के केस में या रेक्टेंगुलर के केस में काफ़ी टाइम्स क्या होता है कि ये मेरे पास एक कॉलम है, इस कॉलम का ये जो कॉलम दिख रहा है मुझे, इस कॉलम में देखिए ये जो टेपर्ड पोर्शन होते हैं एक स्लोप के साथ फुटिंग की जाती है। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब बात आती है कंबाइन फुटिंग की। कंबाइन फुटिंग को भी हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया था, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजोइडल एंड एलिपेटिकल। रेक्टेंगुलर देखिए कंबाइन फुटिंग में हमने बताया था कि एक ही पार्ट में 2 या 2 से अधिक कॉलम्स जब आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम कंबाइन फुटिंग। जैसे कि इस प्लान में मुझे दिख रहा है कि रेक्टेंगुलर है और इसमें मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, यहाँ पे ट्रेपेजोइडल की फॉर्म में है और यहाँ पे एलिपेटिकल फॉर्म में 2 कॉलम्स हैं मेरे पास। तो ये जो मेरे प्लान्स हैं ये मुझे शो कर रहे हैं कि कंबाइन फुटिंग में। नेक्स्ट स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग में क्या होता है कि 2 कॉलम्स को एक बीम के साथ ज्वाइंट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रैप फुटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास राफ्ट फाउंडेशन एंड पाइल फाउंडेशन। जहाँ पर हमारी बेरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है वहाँ पर हम इन पाइल्स का यूज़ करते हैं, इनको इंसर्ट किया जाता है डेप्थ तक। राफ्ट फाउंडेशन जहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक्सेस में हो जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के साथ और सभी कॉलम्स की एक दूसरे से उसकी फाउंडेशन ओवरलैप करती है, उनका एरिया जो डिस्ट्रीब्यूशन का है वो ओवरलैप करता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के केस में हम क्या करते हैं कि कंप्लीट पार्ट पे ही फुटिंग कर देते हैं, उसको बोलते हैं राफ्ट फाउंडेशन। और एक कॉमनली आजकल जो हम यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ये हमारी राफ्ट फाउंडेशन ही यूज़ होने लग गई है। नेक्स्ट अब इसके आगे बात करते हैं एनालिसिस की, और एनालिसिस करेंगे हम आइसोलेटेड फुटिंग का। तो लास्ट अभी बताया था मैंने लास्ट स्लाइड्स में ही कि जो फुटिंग प्रोवाइड की जाती है एक सिंगल कॉलम के लिए उसको कहा जाता है आइसोलेटेड फुटिंग, और ये सबसे ज़्यादा अच्छी होती है इसके लिए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसका यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास लोड तो कम है और जो सोयल है वो ज़्यादा पुअर नहीं है, उसके अंदर कैपेसिटी है, उसकी बेरिंग कैपेसिटी है। तो ये हमारा एनालिसिस के मेन पार्ट है। लेकिन जब भी हम एनालिसिस करेंगे तो हम कोडल प्रोविज़न को माइंड में रखते हैं। अब बात आती है कोडल प्रोविज़न्स की कि हम कोडल प्रोविज़न्स के ऊपर क्या ध्यान दें। तो कोडल प्रोविज़न्स हमारे जो IS कोड्स हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है हमारी कोड ऑफ प्रैक्टिस हमारी क्या कहती है कि हमें कोड ऑफ प्रैक्टिस IS 456 कंक्रीट के लिए है हमारा, तो उन्होंने कुछ लिमिट्स दी हैं, हमें उनको फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले गिवन है थिकनेस एट दी एज ऑफ फुटिंग। जो हम फुटिंग करते हैं उसका जो एज होता है, किनारा होता है, उस पर कितनी थिकनेस होनी चाहिए, तो वो मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए 150 mm, उससे कम नहीं होना चाहिए। सेकंड जो प्रोविज़न आता है वो होता है मूवमेंट एंड फोर्सेस का, कि भाई जितना भी ग्रेटेस्ट बेंडिंग मूवमेंट हम यूज़ करें उसके हम आइसोलेटेड फुटिंग के लिए कुछ सेक्शन को लोकेट करते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले हम फेस के कॉलम के फेस को, वॉल के फेस को और उनकी फुटिंग्स कहाँ पे आ रही है। सेकंड हाफ वे हम डिस्क्राइब करेंगे और सेंटर लाइन बताएंगे एज से। और थर्ड जब आइसोलेटेड फुटिंग का यूज़ करेंगे हम तो शियर स्ट्रेस क्रिटिकल सेक्शन जो है हमारा उसके ऊपर एक्सीड नहीं करना चाहिए KS/τC, जबकि KS की वैल्यू हमारी होती है 0.5 बीटा सी होता है शॉर्ट डायमेंशन ऑफ कॉलम टू द लॉन्ग डायमेंशन। यदि रेक्टेंगुलर केस है तो उसकी शॉर्ट डायमेंशन जो होगी अपॉन में लॉन्ग डायमेंशन, उसका हम यूज़ करेंगे। यहाँ से मुझे τC की और KS की वैल्यू मिल जाएगी। जब ये दोनों वैल्यू मिल जाती है तो इसके बाद हम निकालते हैं शियर बॉन्ड निकालेंगे। शियर बॉन्ड में भी मुझे 2 चीज़ें हैं, 1 वे में है या 2 वे में शियर है। मीन्स जब भी हम बात करेंगे फुटिंग की तो हम चेक करेंगे कि जो हमारा एक्ट कर रहा है, जो हमारा पर्टिकुलर पार्ट आ रहा है, वो पर्टिकुलर पार्ट जो फुटिंग का है वो 2 कंडीशंस में है, 1 वे में और 2 वे में। जो फुटिंग एक्ट करे वाइड बीम में
तो उसको कहते हैं वन वे एक्शन। वाइड बीम में, यानी कि काफ़ी वाइड बीम में जब करे तो उसको कहते हैं वन वे, और यदि वो वाइड बीम में नहीं करा, उसकी डिस्टेंस से कम में करा, तो उसको बोलते हैं टू वे। तो मीन्स साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए हम एक बार पॉइंट पे नोट कर लेते हैं इसको। द फुटिंग एक्ट एज ए वाइड बीम दैट इज़ वन वे एक्शन। जो क्रिटिकल सेक्शन होता है इस केस में, उसकी डिस्टेंस डी, देखिए यहाँ पे d/2 दिख रही है, और तो ये कंप्लीट यहाँ से d/2 और ये d/2, तो ये दोनों डी हो जाती है हमारी, ये अज्यूम की जाएगी। जबकि टू वे एक्शन को ही हम पंचिंग शीयर एक्शन भी कहते हैं। तो जो टू वे एक्शन है, इसके अंदर जो क्रिटिकल सेक्शन है शीयर का, उसकी डिस्टेंस d/2 जो ये हमें गिवन है, ये होती है। क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता होता है टेंसाइल रेनफोर्समेंट का। जब भी हम बात करेंगे टेंशन की, तो वहाँ पे हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कंक्रीट कंप्रेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन टेंशन में वीक होता है। इसलिए उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर रेनफोर्स्ड करते हैं। रीइंफोर्स मतलब उसके अंदर स्टील का यूज़ करते हैं। तो जब भी हम स्क्वायर फुटिंग करते हैं, तो उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट है वो हर एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अक्रॉस दी फुल विड्थ। सेकेंडली, जब हम बात करेंगे कि जब मेरे पास रेक्टेंगुलर फुटिंग है और रेनफोर्समेंट लॉन्ग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हमने, तो उसके बाद हम फुल विड्थ लेके चलेंगे। शॉर्ट डायरेक्शन में हम सेंट्रल बैंड के इक्वल लेके चलेंगे, और उससे मुझे एक फॉर्मूला मिलता है सेंट्रल बैंड के लिए, रेनफोर्समेंट इन सेंट्रल बैंड डिवाइडेड बाय टोटल रेनफोर्समेंट इन शॉर्ट डायमेंशन इज इक्वल टू 2/β+1। उस जब कि हमारा जो बीटा है वो रेशियो होता है लॉन्गर साइड टू द शॉर्टर साइड का, लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड का रेशियो होता है। उसके बाद हम निकालेंगे नॉमिनल रेनफोर्समेंट, कि हमारी जो मिनिमम रेनफोर्समेंट और स्पेसिंग है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितनी है। उसके बाद जो हमारा कंक्रीट का सेक्शन है ग्रेटर देन 1 मीटर थिक यदि है, तो सेल बी 300 mm² पर मीटर लेंथ इन ईच डायरेक्शन, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। और सबसे लास्ट जो पॉइंट आ जाता है वो होता है कवर्स टू रेनफोर्समेंट। एक मिनिमम क्लियर कवर आएगा हमारा 50 mm का, जो कि हम प्रोवाइड करेंगे रेनफोर्समेंट में, किसकी में, फाउंडेशन की में, अंडर द सोयल। ये था हमारा कोडल प्रोविज़न। इसके बाद हम चलते हैं अब डिज़ाइन स्टेप्स की तरफ। डिज़ाइन स्टेप्स करेंगे हम किसके, रेक्टेंगुलर फुटिंग के। अब हम आगे चलते हैं और डिज़ाइन स्टेप्स करते हैं रेक्टेंगुलर फुटिंग के। जो हमारे डिज़ाइन स्टेप्स हैं एक रेक्टेंगुलर फुटिंग्स के, वो क्या होते हैं। सबसे पहले मुझे गिवन है लोड कॉलम पे कितना है, उसके लिए मुझे सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी होगी। उसकी ग्रेड कितना है कंक्रीट का वो देखना होगा, स्टील का कौन सा ग्रेड है वो चेक करना है। जब ये सब चीज़ें लिखेंगे गिवन के बाद, तो सबसे पहले हम डिज़ाइन कांस्टेंट जो हमारे होंगे RU, उसको निकालेंगे। कहाँ से, हमारे IS कोड में टेबल है 4.2 एंड 4.3, वहाँ से। जैसे ही हम डिज़ाइन कांस्टेंट निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ फुटिंग। एरिया कितना होगा, WC + WF डिवाइडेड बाई Q0। WC क्या है, लोड कितना आ रहा है कॉलम पे, WF सेल्फ वेट कितना है फुटिंग का, प्लस पेडेस्टल प्रोवाइडेड है या नहीं है। उसके बाद है Q0 सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल। जब हम कैलकुलेट कर लेंगे फुटिंग की कंडीशन, उसका एरिया, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना होता है साइज ऑफ फुटिंग। जब साइज़ की बात आएगी तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि साइड निकालनी है मुझे। स्क्वायर फुटिंग है तो साइड निकालेंगे, तो साइड के लिए फॉर्मूला होता है S = √A, उसका राउंड ऑफ कर लेंगे। सेकंड, रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो हमें अज्यूम करनी होंगी, अज्यूम करेंगे एक डायमेंशन X और दूसरी डायमेंशन के साथ में कैलकुलेट करेंगे Y के में। तो देखिए जो डायग्राम दिख रहा है 14.8, इसमें ये डायरेक्शन है X और ये है Y। तो इसके केस में Y = क्या हो जाएगा हमारा A/X, और इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 5 to 10 सेंटीमीटर्स में। फिर हम रेशियो लेंगे विड्थ टू लेंथ का कॉलम के लिए और फुटिंग के लिए, जो हम अज्यूम करेंगे। जैसे ही हमारे पास ये रेशियो आ जाएगा, फिर हम कैलकुलेट करेंगे सोयल का प्रेशर ड्यू टू फैक्टर्ड कॉलम लोड। फैक्टर्ड कॉलम लोड के साथ में हम उसका प्रेशर निकालेंगे। जब प्रेशर निकालेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा PU है,
पी यू इज इक्वल टू 1.5 WC डिवाइडेड बाई एक्स वाई। WC अभी बताया था कॉलम का लोड है, X शॉर्टर स्पैन है, Y लॉन्गर स्पैन है। जब ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम निकालते हैं डेप्थ ऑफ फुटिंग। डेप्थ ऑफ फुटिंग हम कैलकुलेट करेंगे, वही दो कंडीशंस आएंगी, वन वे शियर और टू वे शियर। वन वे शियर है तो क्रिटिकल सेक्शन में वन वे शियर ले लेंगे, इफेक्टिव डेप्थ D ले लेंगे। और यदि हमारा टू वे की बात करें तो जब हमारा टू वे शियर होगा तो हमारी लेंथ D/2 हो जाएगी। इसके लिए फॉर्मूला है VU इज इक्वल टू PUX इंटू वाई माइनस B/2 इंटू माइनस D। और टू वे स्लैब के लिए थोड़ा सा उल्टा है, जो ये डायग्राम दिख रहा है इसमें A/2 A/2 ये, तो इनका सभी का हमें सबमिशन करना है पेरीमीटर के लिए। तो पेरीमीटर के लिए आ जाएगी वैल्यू 2 इंटू A प्लस D/2 प्लस B D/2 तो वैल्यू देगी 2 इंटू में A प्लस B प्लस 2D। अब इसके बाद हम पंचिंग शियर निकाल लेंगे। पंचिंग शियर का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस 2D इंटू में D। उसके बाद जब पंचिंग शियर निकल जाए तो हम क्रिटिकल सेक्शन पे पंचिंग शियर निकाल लेंगे। और पंचिंग शियर निकालने के बाद हम उसको रेसिस्ट करेंगे सेक्शन के लिए टाउ C इंटू में एरिया। और यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 क्रिटिकल कंडीशंस की। उन दोनों कंडीशंस को हम क्या कर लेंगे, इक्वेट करेंगे, उन दोनों से हम कैलकुलेट करेंगे डेप्थ ऑफ फुटिंग को। अब जैसे ही डेप्थ आ जाएगी तो उसके बाद हम बेंडिंग मूवमेंट का क्राइटेरिया चेक करेंगे। बेंडिंग मूवमेंट में मुझे कुछ नहीं करना होता है, जस्ट क्रिटिकल सेक्शन का जो बेंडिंग मूवमेंट है वो देखना होता है। हमें एक डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पे x माइनस A/2 हमने एरिया एक स्ट्रिप काट रखी है, तो PU क्या हो जाएगा x माइनस A/2 इंटू x माइनस A/4, क्योंकि हमारा होता है WL/2, तो 2 ऑलरेडी था तो x माइनस A/2 था, इसलिए इंटू में 2 तो x माइनस A/4, तो ये हो गया PU/8 x माइनस A का स्केयर। बेंडिंग मूवमेंट y की डायरेक्शन में y माइनस B स्केयर हो जाएगा। और यहाँ से मुझे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाता है। और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है डेप्थ की वो A और B ही होती है, और जो बाकी जितने भी हम स्टेप्स हैं वही फॉलो करते हैं। यहीं से मुझे इसकी एरिया और रेनफोर्समेंट भी रिक्वायर्ड पता चलता है और मिनिमम वैल्यूज़ भी पता चल जाती है। थैंक यू। यदि किसी को कोई भी डाउट एनी क्वेरी हो आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे, कॉन्टैक्ट पर्सनली करके। थैंक यू।